Hello students, welcome back. So this is part 6 of your unit 1, that is what is political theory and why to study it, and your subject code is MPS 001. सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, इंट्रोडक्शन कर लिया था जिसमें हमने थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, उसकी इम्प्लीकेशंस देखी थी, कंटेंट्स देखे थे। 1.3 हम डिस्कस कर चुके हैं, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कर चुके हैं। आज हम 1.4 का 1.4.1 पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, चलो सबसे पहले क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का ओरिजिन देख लेते हैं और टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये आपकी स्टार्ट हुई थी एंशियंट ग्रीक के टाइम में, जहाँ पर आपके थिंकर्स जैसे कि सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल थे। सो ये जो आपकी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, इसने हम सबको इन्फ्लुएंस करा अंटिल 19th सेंचुरी। ठीक है, और ये बेसिकली ये जो पीरियड था ना, ये इसने फोकस किया था पॉलिटिक्स को समझने में रीज़न, एथिक्स और फिलॉसफी के थ्रू, ना कि एक्सपेरिमेंट और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि उस टाइम पॉलिटिक्स एज अ साइंस नहीं था, उसमें क्लासिकल पॉलिटिक्स था। ठीक है, क्लासिकल पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स को समझा गया रीज़न, एथिक्स और फिलॉसफी के थ्रू। नीचे आ जाओ, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का पर्पस क्या था। जो मेन पर्पस था, जो मेन गोल था क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का, वो था एक रिलायबल और रैशनल नॉलेज पॉलिटिकल लाइफ के बारे में उसको गेन करना। ठीक है, और एक लॉजिकल बेसिस फाइंड करना कि ह्यूमन बिलीव्स का और पॉलिटिकल एक्शंस का। मतलब क्या है इसका, कि लॉजिकल बेसिस फाइंड करना ह्यूमन बिलीव्स का, कि भाई कि लोगों को जो गवर्नमेंट है उसकी नीड पड़ क्यों रही है। ठीक है, वो जो लोग हैं वो किस टाइप की गवर्नमेंट चाहते हैं, लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत है क्यों, किस टाइप की गवर्नमेंट चाहते हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, प्लस जो पॉलिटिकल एक्शंस हैं कि किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सोसाइटी के लिए बेस्ट रहेगा। ऑलराइट, तो ये था पर्पस क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का। फिर से हम कर लेते हैं, एक रिलायबल और रैशनल नॉलेज को गेन करना पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। दूसरा, एक लॉजिकल बेसिस फाइंड करना ह्यूमन बिलीफ और पॉलिटिकल एक्शंस के लिए। और प्लस इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करना, ह्यूमन बिलीफ्स और पॉलिटिकल एक्शंस को किस तरीके से मतलब बोला जा रहा है इसमें, कि लोगों को गवर्नमेंट की नीड पड़ती क्यों है, क्यों उनको चाहिए गवर्नमेंट की कोई उनके ऊपर रूल करे, प्लस कि कैसा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उस टाइम की सोसाइटी के लिए बेस्ट है। ये आपकी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का पर्पस था, इसको स्टडी करना। फिर आ जाओ, जो आपकी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है ना, उसने बेसिकली फोकस किया था पब्लिक या फिर कॉमन गुड के ऊपर। मतलब क्या है इसका, कि जो क्लासिकल थिंकर्स से उन्होंने पॉलिटिक्स को किस तरीके से समझाया देखा। उन्होंने कहा जो पॉलिटिक्स है ना, ये कलेक्टिव है ना कि प्राइवेट है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो आपकी पॉलिटिक्स है वो दो चार लोगों के लिए है या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए है, ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स कलेक्टिव होती है, सबके लिए होती है। ठीक है, अगर मान लो कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाती है गवर्नमेंट, तो वो सब पे लागू होगा, ऐसा नहीं है कि किसी दो लोगों के ऊपर या चार लोगों के ऊपर होगा। अगर उन्होंने किसी स्टेट के लिए बनाया तो स्टेट के हर एक लोगों के ऊपर वो ऑर्डर, वो लॉ काम करेगा। ठीक है, वो रूल काम करेगा। सिर्फ दो चार लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं होती है, वो कलेक्टिव होती है, प्राइवेट नहीं होती। ठीक है, दूसरा, उन्होंने बिलीव किया कि जो पॉलिटिकल लाइफ है आपकी, वो है आपकी कि व्हाट इज शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ये जो पॉलिटिकल लाइफ है, इसका मतलब है कि क्या चीज़ है, कि जो ये पॉलिटिकल लाइफ है ना, ये हर एक मेंबर ऑफ कम्युनिटी के द्वारा शेयर हो रही है। मतलब पॉलिटिकल लाइफ में ये नहीं है कि सिर्फ एक दो लोग ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक दो लोगों के ऊपर ही पॉलिटिक्स हो रही है या उनके लिए ही पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स जो है आपकी, वो शेयर्ड बाय ऑल दी मेंबर्स, हर
एक मेंबर कम्युनिटी का उसे शेयर करता है, ठीक है। देन जो टर्म्स हैं जैसे कि ग्रीक में पॉलिस, रोमन में रे रेप्लिका पब्लिका, इसका मतलब है पब्लिक अफेयर, और कॉमनवील जैसे कि कॉमन गुड, इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स जो है वो हर एक को सर्व करनी चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ ही लोगों को। मतलब कि जो पॉलिटिक्स है वो सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब नीचे आ जाओ, द पॉलिटिकल होल एज अ यूनिट ऑफ स्टडी। तो हम जो है जो पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल को पढ़ने की बजाय जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे आपके, उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल कम्युनिटी को, या फिर हम बोलेंगे बॉडी पॉलिटिक, ठीक है, एंटायर पॉलिटिकल कम्युनिटी को पढ़ा, ना कि सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को, या इंडिविजुअल एक एक इंडिविजुअल को करके नहीं देखा। मतलब कि ऐसा है कि मैं हर एक इंडिविजुअल की मांग देखती हूँ कि ये इंडिविजुअल क्या चाहता है, ये इंडिविजुअल क्या चाहता है, ये तीसरा इंडिविजुअल क्या चाहता है, ये हमने नहीं देखा। उन्होंने क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने, उन्होंने क्या देखा कि ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा, इसकी सबकी डिमांड क्या है, सब लोग क्या चाहते हैं, ये सब लोगों की ओपिनियन क्या है, वो किस टाइप की गवर्नमेंट चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनकी सोसाइटी में हो, ठीक है। तो उन्होंने हर एक इंडिविजुअल को ना पढ़ने की बजाय उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल कम्युनिटी को पढ़ा, जिसमें आपके इंक्लूडेड हुई एक्टिविटीज़ जैसे कि रूलिंग, वॉरफेयर, एजुकेशन, रिलीजन, ठीक है। प्लस उन्होंने भी अब रिलीजन एज अ होल देखा गया, एजुकेशन देखी गई कि एजुकेशन की किस किस को ज़रूरत है, क्या है। सिर्फ ये नहीं कि एक दो लोगों को ज़रूरत है, कि एजुकेशन की कहाँ ज़रूरत है, वॉरफेयर, रूलिंग, रिलेशनशिप, उन्होंने स्टडी किया रूलर्स और रूल्ड क्लासेस के बीच में, जो रिच हैं और पुअर हैं उनके बीच का रिलेशनशिप स्टडी किया, मेन और वुमेन के बीच का रिलेशनशिप इसमें स्टडी हुआ। बिलीफ जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी और नेचुरल लॉ, ये सब स्टडी किए गए आपके पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो थे, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, उनके द्वारा। आइडिया क्या था कि जो सोसाइटी है वो एक लिविंग बॉडी की तरह फंक्शन करे, जहाँ पर हर जो पार्ट है ना सोसाइटी का, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो और एक दूसरे को इफ़ेक्ट करे, ठीक है। ये था आपका कि जो सोसाइटी है वो एक लिविंग बॉडी की तरह फंक्शन करे, जहाँ पर हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हो, हर मेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, हर एक आदमी एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और एक दूसरे के एक्शंस एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अ लिविंग बॉडी। चलो आगे आ जाओ। एम्फेसिस जो था ना वो था ऑर्डर और स्टेबिलिटी पे। क्लासिकल थ्योरिस्ट वो क्या चाहते थे कि ये समझना कि सोसाइटी में हार्मनी, बैलेंस और स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन किया जा सकता है। उन्होंने ये स्टडी किया जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पर अराइज होते हैं, एनार्की कहाँ पर है, रेवोल्यूशन कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न क्या है, एनार्की का क्या रीज़न है, ताकि वो उस तरीके के वेज को फाइंड कर सके, तरीकों को फाइंड कर सके, ताकि ये जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो उन्होंने किसको देखा, एक राइट मिक्स ऑफ फ्रीडम एंड ऑर्डर को देखा, ताकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपका स्टेबल हो, ठीक है। नीचे आ जाओ, कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल अप्रोच। जो आपके क्लासिकल थ्योरिस्ट है ना, उन्होंने क्या करा था, कंपैरेटिव और एनालिटिकल अप्रोच को अपनाया था। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर किया था और फिर समझा था कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो इन्होंने जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं आपके, इन्होंने आपके गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी। मोनार्की क्या होता है, किंग रूल, जहाँ पर एक आदमी रूल करता है सबके ऊपर। देन कम्स योर एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ कुछ लोग रूल करते हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी जो कई लोगों के द्वारा रूल होती है, रूल्ड बाय मैनी, इस तरीके की कंट्री जो बहुत लोगों के द्वारा रूल होती है, तो दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। सो उन्होंने, क्लासिकल थ्योरिस्ट ने कुछ की पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को बनाया,
क्या क्या बनाए उन्होंने? उन्होंने लॉ बनाया, सिटीजनशिप बनाई, जस्टिस, पार्टिसिपेशन, इन सब चीज़ों को बनाया, इन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को बनाया। लॉ में क्या बनाया उन्होंने? उन्होंने रूल्स बनाए जो पब्लिक लाइफ के लिए थे, ठीक है? कैसे हमें रूल करना है, कैसे लोगों को रूल करना है, लोगों के लिए क्या क्या रूल्स बनाए हैं, मतलब लोग क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे, वो सब बना लॉ में, ठीक है? फिर उन्होंने सिटीजनशिप देखी, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने ड्यूटीज और राइट्स बनाए लोगों के लिए कि भाई जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में, कंट्री में, उनके क्या क्या ड्यूटीज हैं और क्या क्या राइट्स हैं, वो बनाया उन्होंने सिटीजनशिप में। फिर आया जस्टिस कि कैसे जो सोशल रिलेशंस हैं, आपस में लोगों के रिलेशंस हैं, उनमें कैसे फेयरनेस मेंटेन की जाए, प्लस हर एक आदमी को एक जस्ट कह सकते हैं कि जस्ट ट्रीटमेंट मिले, ठीक है? किसी को भी ऐसा ना हो, किसी के साथ भी अनफेयरनेस ना हो, सबके साथ ही फेयरनेस हो, जहाँ पर सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले लॉ के सामने, ठीक है? तो सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, इस तरीके का जस्टिस का सिस्टम उन्होंने बनाया, ठीक है? फिर एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने पार्टिसिपेशन का, जहाँ पर लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थे आपके 4 कॉन्सेप्ट्स जो आपके क्लासिकल थ्योरिस्ट ने बनाए थे। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई कि जब उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी किया, ठीक है, समझा और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखा। फिर उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी। उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें स्टडी कर ली उन्होंने, तब जाके लॉ, सिटीजनशिप, जस्टिस और पार्टिसिपेशन जैसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को बनाया। ये जो कंपैरेटिव अप्रोच है, इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि इस कंपैरेटिव अप्रोच ने क्लासिकल थ्योरिस्ट को हेल्प किया ये समझने में कि जो डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं वो क्या क्या हैं, प्लस किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम हमारी सोसाइटी के लिए, हर एक सोसाइटी के लिए बेस्ट है। आपको पता है कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम किसी एक तबके के लिए या सबके लिए सूटेबल नहीं रहता है, सबको अलग अलग तरीके से रूल करना पड़ता है, अलग रूलर्स होने चाहिए, अलग सिस्टम होना चाहिए, अलग अप्रोच होनी चाहिए उनको रूल करने के लिए। यही चीज़ उन्होंने समझी कि कैसे रूल किया जा सकता है आपके हर एक डिफरेंट आपके कह सकते हैं पार्ट्स को, ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने स्टडी किया ताकि बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लाई जा सके लोगों को रूल करने के लिए और लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट अप्रोच सूटेबल हो, ठीक है? आगे आ जाओ। एथिकल एंड मॉरल फाउंडेशन, जो क्लासिकल थ्योरी थी ना वो डीपली एथिकल थी, मतलब कि इसने फोकस किया था कि क्या चीज़ सही है और अच्छी है पॉलिटिक्स में। थिंकर्स ने मॉरल ब्लूप्रिंट दिए थे आइडियल सोसाइटी के। आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने प्लेटो और एरिस्टोटल की थिंकिंग के बारे में पढ़ा था कि वो क्या चाहते थे। प्लेटो जो था वो एक आइडियल स्टेट चाहते थे जहाँ पर अच्छे लोग, अच्छा किंग, ठीक है, फिलोसफर किंग रूल करे, ठीक है? और एरिस्टोटल क्या चाहते थे कि जहाँ पर एक बेस्ट पॉसिबल स्टेट हो जो कि सूटेबल हो रियल ह्यूमन लाइफ के लिए, जहाँ पर आपस में कोई भी भेदभाव ना हो और ये जो क्लास वाइज डिवीज़न होता है वो ना हो, क्लासेस के बेसिस पे डिवीज़न ना हो, वो कहा था एरिस्टोटल ने, ठीक है? इस तरीके की वो सोसाइटी चाहते थे कि, और प्लस हमने ये भी पढ़ा था कि वो ये चाहते थे कि सारी जो कोई भी प्रॉपर्टी जो है, एसेट जो है, वो प्राइवेटली ओन्ड ना हो, किन 2 लोगों के द्वारा ये मुझे बताना, ठीक है? कौन ओन ना करे और एक कॉमन ओनरशिप उन्होंने कहा था कि होनी चाहिए। इस तरीके की सोसाइटी बहुत ही अच्छी सोसाइटी मानी जाती थी एरिस्टोटल की नज़रों में। और प्लेटो ने क्या कहा था कि आइडियल स्टेट होना चाहिए जो अच्छे किंग्स के द्वारा, वाइज किंग्स के द्वारा रूल हो, और एरिस्टोटल ने कहा था जहाँ पर क्लास स्ट्रगल ना हो, ठीक है? फिर सेंट ऑगस्टीन ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था द सिटी ऑफ गॉड, जहाँ पर डिवाइन लॉ जो है वो रूल करे सबके ऊपर।
सो पॉलिटिक्स उनकी नज़रों में सिर्फ पावर का मतलब नहीं है कि भाई सिर्फ पावर है, उसका मतलब उनकी नज़रों में पॉलिटिक्स का मतलब ये भी है कि एक अच्छी, जस्ट और वर्चुअस सोसाइटी बनाई जाए। ठीक है, नीचे आ जाओ। इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो जैसे कि अभी हमने इसमें भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कंपैरेटिव और एनालिटिकल अप्रोच में, कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को हमने कंपेयर किया था, क्लासिकल थ्योरिस्ट ने कंपेयर किया था, ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, एवेल्युएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम्स। सो क्लासिकल थ्योरिस्ट ने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को एग्जामिन किया था और कंपेयर किया था, ताकि सबसे अच्छा या फिर कह सकते हैं मोस्ट सूटेबल कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा सके हर सोसाइटी के लिए। उनका ये मानना था कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम सबको फिट नहीं कर सकता है, सबके लिए फिट नहीं बैठ सकता है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम सारी सोसाइटी के लिए, ठीक है, आपको भी पता है डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, सबके लिए कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं बैठ सकता सूटेबल। तो उन्होंने क्या किया कि कंपेयर किया और एग्जामिन किया डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को, और बेस्ट और मोस्ट सूटेबल वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो लेके आए सभी सोसाइटी के लिए। अब ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशंस अलग अलग बन गए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स थे जिससे रूल होती है जो आपकी सोसाइटी, वो लेके आए कि भाई सबको, सबके लिए सही चीज़ हो, सबके लिए रूल के लिए अच्छा हो, प्लस बेस्ट सूटेबल हो सारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फिट क्यों नहीं बैठते सारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि सभी कम्युनिटी की जो नीड्स होती हैं और कंडीशन होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, सो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या सर्च किया, बेस्ट और आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने सर्च करी यूनिवर्सल टर्म्स में, कि भाई जो हर एक सोसाइटी के लिए एक बेस्ट और एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। विजनरी एंड बोल्ड थिंकिंग। सो जब उन्होंने एक आइडियल पॉलिटिकल ऑर्डर को इमेजिन किया, तब क्लासिकल थ्योरिस्ट ने करेज और क्रिएटिविटी को शो किया। ठीक है, मतलब कि कैसे उन्होंने करेज शो किया प्लस क्रिएटिविटी शो करी कि मतलब एक आइडियल पॉलिटिकल ऑर्डर को अचीव करने के लिए। ठीक है, प्लस कुछ क्रिटिक्स, अब आपको पता है कभी भी कोई काम होता है तो वो आसानी से नहीं हो पाता है, बहुत सारे क्रिटिक्स भी आते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर भी क्रिटिक्स ने क्या बोला था इन लोगों को, क्लासिकल थ्योरिस्ट को, कि ये लोग यूटोपियन है। यूटोपियन मतलब अनरियलिस्टिक है, मतलब रियलिटी को ये नहीं सोच पा रहे कि भाई जो रियल एक्चुअल में होना चाहिए उसको नहीं सोच पा रही है, ये कुछ अलग ही सोच रहे हैं कि इस तरीके का स्टेट होगा, ऐसी गवर्नमेंट होगी, ऐसे रूल करना है ताकि सबके लिए इक्वालिटी वो हो। तो क्रिटिक्स ने कहा कि ये लोग यूटोपियन है। बट जो इनके आइडियाज थे क्लासिकल थ्योरिस्ट के, उन्होंने बाद की जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। इनका जो विजन था जस्टिस का, इक्वालिटी का और सिटीजनशिप का, तो इन तीन कॉन्सेप्ट ने, जस्टिस, इक्वालिटी और सिटीजनशिप ने, मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट को भी आगे गाइड किया कंटिन्यूअसली। ठीक है, चलो अब आगे देख लो। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है, मान लो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया आपका, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपल एक टेबल बना के आ जानी है। यहाँ पर ये मैंने टेबल बना दिया। ठीक है, ओरिजिन देखो इनका कब था, एंशियंट ग्रीस के टाइम पे, जब थिंकर्स जो कि प्लेटो, एरिस्टोटल ये सब थे, तब का ओरिजिन है। और किस चीज़ का है, हम पढ़ क्या रहे हैं ये बताओ ज़रा। हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। ठीक है, चलो नेचर देख लो। नेचर हमारा कैसा था क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का, CPT, मैं CPT लिख रही हूँ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को। ठीक है, इसका नेचर था फिलोसफिकल और एथिकल। यहाँ पर इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच यूज़ नहीं की थी। इन्होंने कैसी अप्रोच यूज़ करी थी, क्लासिकल अप्रोच यूज़ करी थी। फोकस इनका था पब्लिक गुड के ऊपर और कलेक्टिव लाइफ के ऊपर। ठीक है, देन यूनिट ऑफ स्टडी, तो इन्होंने स्टडी कैसे किया सोसाइटी को, सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करा, इन्होंने एज अ होल सोसाइटी को, पॉलिटिकल होल
मतलब सोसाइटी को एज अ सिस्टम, ठीक है, उन्होंने स्टडी किया। वैल्यूज क्या था कि भाई एक ऑर्डर, बैलेंस और हार्मनी बनाना सोसाइटी के अंदर। देन मेथड, इन्होंने कैसा मेथड यूज़ किया था, कंपैरेटिव और कंसेप्चुअल मेथड इन्होंने यूज़ किया था। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं डिटेल्स में, ठीक है, इसको पढ़ लेना। देन एम क्या था इसका, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का, कि एक बेस्ट और एक आइडियल फॉर्म गवर्नमेंट की खोजना, फाइंड करना। लीगेसी क्या थी इनकी, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल